हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस पे। आशा करते हैं आप सभी का एमटीएस 2024 का प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रहा है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, इस साल एमटीएस का पेपर स्टार्ट होने जा रहा है 30 सितंबर से और ये चलेगा 14 नवंबर तक। आपका प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं स्टैटिक जीके का रैपिड रिवीजन सेशंस। और आज का ये वीडियो इस सेशन का पार्ट 1 है। हम गारंटी देते हैं कि इससे अच्छा रैपिड रिवीजन क्लासेस आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। आने वाले वीडियोस में आपको और भी पार्ट्स देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज कॉर्नवालिस कोड इनेक्टेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था। तो फ्रेंड्स, कॉर्नवालिस कोड से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कोड सेपरेट करता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793। अगर 1857 को बात करें तो यहाँ पर सिपाही म्यूटिनी हुआ था। मार्च 29 को हुआ था बैरकपुर में और मार्च 10 को हुआ था मेरठ में। और उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगर 1790 के बारे में बात करें तो 1790 से 1792 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। और 1792 को एक ट्रीटी हुआ था। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और ये किस किस के बीच में साइंड हुआ था? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India declares that the Supreme Court shall be a court of record। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 129। अगर आर्टिकल 119 के बात करें तो ये फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट के अंदर जितना भी फाइनेंशियल बिजनेस होगा उसको रेगुलेट करने की बात कहता है आर्टिकल 119। आर्टिकल 1111 क्या कहता है? ये एसेंट ऑफ बिल्स के बारे में कहता है। पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस द्वारा जितने भी बिल्स पास किए जाते हैं उसको ग्रांट करने का पावर प्रेसिडेंट को देने का बात आर्टिकल 111 कहता है। आर्टिकल 111 गिव्स प्रेसिडेंट द पावर टू ग्रांट एसेंट ऑफ बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये चीज आपको याद में रखना है। अगर आर्टिकल 135 के बारे में बात करें तो ये डील करता है जुरिस्डिक्शन एंड पावर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन और पावर्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 135। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। कावेरी को बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ। और अगर ऑप्शन ए गोदावरी को बात करें तो गोदावरी को बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पार्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया तो ये हो जाएगा गोदावरी। अगर क्वेश्चन में पूछता है गंगा ऑफ साउथ तो ये हो जाएगा कावेरी। तो इसको याद में रखना है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा के बारे में भी, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तो ये गंगा है। इसका लेंथ है 22500 किलोमीटर। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया ये हो जाएगा गोदावरी। इसका लेंथ है 1465 किलोमीटर। तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर होने के कारण इसको बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ इंडिया। और गंगा ऑफ साउथ कावेरी को क्यों बोला जाता है? अगर दक्षिण के भाग में देखें तो ये सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है कावेरी। तो इसको इसीलिए बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ। तो ये दो पॉइंट्स को आपको याद में रखना है। फ्रेंड्स, ये है आपका नर्मदा रिवर, ये है आपका नर्मदा रिवर और ये आपका ताप्ती रिवर। ओके, अगर नर्मदा के बारे में बात करें तो इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात कहा जाता है। अगर ताप्ती के बारे में बात करें तो इसको द ट्विन और द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा रिवर भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इस नदियों से बारे में, तो आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन इन 618 सीई। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? ऑप्शन ए पुष्पमित्र सिंह, ऑप्शन बी पुलकेशी टू, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त वन एंड ऑप्शन डी पुलकेशी वन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशी टू। पुलकेशी टू ने अपना राज्य का, चालुक्य साम्राज्य का राजधानी
आईहोल से लेके बादामी में ट्रांसफर किया था, जिसको बातापी नाम से भी जाना जाता है। पुष्यमित्र सिंह सुंग को बोला जाता है कि सुंग डायनेस्टी का फाउंडर। अगर चंद्रगुप्त वन के बारे में बात करें तो ये है रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो इनका एक टाइटल है, ये टाइटल है महाराजाधिराज। और अगर आपको बोला पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन है, तो ये हो जाएंगे श्री गुप्ता। अगर ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो चालुक्य साम्राज्य का फाउंडर किसको बोला जाता है, पुलकेशी वन को चालुक्य साम्राज्य का फाउंडर बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मैनेजेस द लिक्विडिटी इन इंडियन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था को में तरलता का प्रबंधन करता है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें आरबीआई के तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1935 फर्स्ट अप्रैल को। तो इसका करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगर बात करें यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के तो मिनिस्टर है निर्मल सीतारमन। अगर बात करें सेबी के तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 का 12 अप्रैल को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है सेबी। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है। सेबी का चेयरमैन कौन है, माधवी पुरी बूच। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। अगर इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसका चेयरमैन है एम भी राव। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया कल्टीवेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथर्न स्टेट्स। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती लगभग विदेशी रूप में दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी कॉफी और ऑप्शन डी कॉटन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉफी। ओके, अगर बात करें कॉफ़ी के तो लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत के अंदर हो जाएगा कर्नाटका। अगर चाय के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया हो जाएगा आसाम। अगर बांस की बात करें तो लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया हो जाएगा मध्य प्रदेश। और अगर कपास के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएगा गुजरात। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी आदि कुंभेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर एंड ऑप्शन डी चैनकेशव मंदिर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर इलोरा महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आदि कुंभेश्वर मंदिर तांजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तांजावुर तमिलनाडु ये सेम जगह में स्थित है। और चैनकेशव मंदिर आपका कर्नाटका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलाश टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य फेस्टिवल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी जयपुर एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आपका केरला का कैपिटल है और ये लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट भी है। और केरला का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ओनम। अगर चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु इसका राज्य का कैपिटल है चेन्नई। और इस चेन्नई तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट उत्सव है पोंगल। अगर जयपुर की बात करें तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर और राजस्थान का कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं गांगुर और मेवाड़। अगर हैदराबाद की बात करें तो तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद और इस तेलंगाना का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बथुकम्मा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइवट टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स। पाइवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद अगर आप इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में आपको पाइवट टेबल दिखेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउंटेन्स। हिमालय निम्नलिखित में से किस श्रेणी की पर्वतों के से संबंधित है। ऑप्शन ए प्लेटू माउंटेन, ऑप्शन बी फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, ऑप्शन सी कोल्ड माउंटेन, ऑप्शन डी डोम माउंटेन।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के कुछ एग्जांपल्स है द हिमालयास, आल्प्स, अंदीज, ये कुछ एग्जांपल्स है फोल्ड माउंटेन के। प्लेटो माउंटेन के कुछ एग्जांपल्स है टिबेटन प्लेटू और एल्टीप्लेनो प्लेटू। अगर फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन के बात करें तो कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा, सियरा नेवाडा माउंटेन्स, हार्ज माउंटेन्स, सातपुरा एंड ब्रिंद माउंटेन्स। अगर डोम माउंटेन्स के बात करें तो कुछ एग्जांपल्स हैं माउंट रशमोर और नवाजो माउंटेन्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डिफरेंट माउंटेन्स के, तो ये कुछ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट पेरिस पैरालंपिक 2024 सचिन खिलाड़ी वॉन द सिल्वर मेडल इन व्हिच इवेंट। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सचिन खिलाड़ी ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता। ऑप्शन है डिस्कस थ्रो F46, ऑप्शन बी जैवलिन थ्रो F46, ऑप्शन सी शॉटपुट F46 एंड ऑप्शन डी हैमर थ्रो F46। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शॉटपुट F46। तो बात करते हैं कुछ मेडल्स के बारे में। तो सचिन खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला हुआ है इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर, और इनका इवेंट था मेंस शॉटपुट F46। अगर सेकेंड मेडल्स के बारे में बात करें तो होकाटो सेमा को ब्रोंज मेडल मिला हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर, और इनका कैटेगरी था मेंस शॉटपुट F57। अगर बात करें डिस्कस थ्रो F46 में को के बारे में तो योगेश कथुनिया को सिल्वर मेडल मिला हुआ है इस साल पेरिस पैरालंपिक के अंदर, और इनका इवेंट था मेंस डिस्कस थ्रो F56। अगर जैवलिन थ्रो के बारे में बात करें तो नवदीप सिंह को गोल्ड मेडल मिला हुआ है इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर, और इनका इवेंट था जैवलिन थ्रो F41। इनका कैटेगरी को याद रखिएगा। सुमित अंटिल को इस बार सेकेंड गोल्ड इनको मिला हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, सुमित अंटिल जो एक जैवलिन थ्रोअर है, इनको फर्स्ट गोल्ड किस साल और ओलंपिक के किस सीरीज में और किस एडिशन में मिला हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमको बोलिएगा। नीरज चोपड़ा, इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, और इनका इवेंट था जैवलिन थ्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ। हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी प्रेशर एंड ऑप्शन डी एनर्जी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। अगर बात करें फोर्स की तो एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई इकाई है न्यूटन। अगर बात करें दबाव की तो प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल। अगर बात करें ऊर्जा की तो इस ऊर्जा का एसआई यूनिट है जूल। तो ये कुछ एसआई यूनिट्स है जो आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू ज्वाइन साउथ अफ्रीकाज डोमेस्टिक T20 लीग। दक्षिण अफ्रीका की घरेलू T20 लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है। ऑप्शन ए अंबाती रायडू, ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी शिखर धवन एंड ऑप्शन डी युजवेंद्र चाहल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स एट एमएसपी। एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी पर सभी फसल खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा का सीएम नायाब सिंह सैनी ने इस बात का जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त या ऑप्शन डी 8 अगस्त। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अगस्त। अगर आप 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा डे हुआ था, और 8 अगस्त की बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस टेनिस सिंगल्स टाइटल एट पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष टेनिस एकल का खिताब किसने जीता था। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक, ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी राफेल नादल एंड ऑप्शन डी एंडी मुरे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और सर्बिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल ओलंपिक टेनिस में इन्होंने ही जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गोवर्धन स्कीम। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय गोवर्धन योजना से जुड़ा है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
जल शक्ति मिनिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में जान लेते हैं। जल जीवन मिशन जो अगस्त 29 को लॉन्च हुआ था। जल शक्ति अभियान जो जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बात करें तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और मिनिस्टर है जीतन राम मांझी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बात करें तो मिनिस्टर है पीयूष गोयल और यहाँ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में बात करें तो मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो उस वेस्ट बंगाल का कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। उत्कर्ष बांग्ला स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजना, खाद्य साथी स्कीम। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है वुमेन्स सेफ्टी के ऊपर, इसका नाम है रात्रिरेर साथी, हेल्पर्स ऑफ द नाइट। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होने वाला है। अगर आसाम की बात करें तो आसाम का कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है स्वनिर्भर नारी या अटल अमृत अभियान स्कीम। अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का इंपॉर्टेंट स्कीम्स है भाग्य लक्ष्मी स्कीम, उद्योगिनी स्कीम्स। तो ये कुछ स्कीम्स है ये ऑप्शंस के वाइज, तो इसको भी आपको याद रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया बाय कैपेसिटी। क्षमता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी काइगा, ऑप्शन सी काकरापार और ऑप्शन डी कुदनकुलम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुदनकुलम। कुदनकुलम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगर बात करें तारापुर के तो यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो तारापुर इज द फर्स्ट कॉमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ इंडिया और सेकेंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तारापुर के हिसाब से जो आपको याद में रखना है। अगर कायगा के बात करें तो ये कर्नाटका के अंदर स्थित है और काकरापार के बारे में बात करें तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। देश में कुल कितना वन क्षेत्र है? ऑप्शन है 24.56%, ऑप्शन बी 21.67%, ऑप्शन सी 34.54% या ऑप्शन डी 37.56%। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21.67%। अगर बात करें फॉरेस्ट कवर इन इंडिया बाय एरिया के हिसाब से कौन कौन सा राज्य है, तो फर्स्ट स्थान पे है मध्य प्रदेश, सेकंड में है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड में है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लिनस पाउलिंग, ऑप्शन बी रैल्फ बंच, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग या ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर ऑप्शन ए लिनस पाउलिंग के बारे में बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी और अगर एम एस स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड तो हो जाएंगे आपका नॉर्मन बोरलॉग और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया तो हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। तो ये दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनता है। तो फ्रेंड्स ये जो फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब का तो ये किससे बनता है? ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लेड एंड ऑप्शन डी टंगस्टेन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम है क्लींजिंग लाइम और इसका फॉर्मूला है CaHCO3 ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन और इसका केमिकल फार्मूला या केमिकल सिंबल बोल सकते हैं CaCO3। तो एग्जाम
के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉमन नेम एंड केमिकल फार्मूला या केमिकल सिंबल दोनों ही आपको याद में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य क्या है? ऑप्शन ए 7800 से 8000, ऑप्शन बी 3900 से 7600, ऑप्शन सी 8300 से 8500 या ऑप्शन डी 7500 से 8800। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 3900 से 7600। अगर देखें तो ये है पूरा एक सीरीज, ये सीरीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इसके अंदर यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, इन दोनों के बीच में रहता है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसका वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य शुरू होता है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। इस ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, याद रखना है 380 से लेकर 750 और एक जीरो बिठा देना है। एक जीरो क्यों बिठाएंगे? बिकॉज तब ये ऑर्डर में हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में ये सब पॉइंट्स दिया हुआ है आपका, तो अगर एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज देखे तो वो हो जाएगा 3800 से लेके 7500। तो ये पॉइंट्स आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बात कर लेते हैं नैनोमीटर की। तो एक नैनोमीटर आपका हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर, और अगर एक एंगस्ट्रॉम तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अगर नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में आना है तो एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई किए ताकि आपको ऑप्शंस में मेल खाने में मदद मिल सके। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम केपेबल ऑफ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज? यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप श्रृंखला प्रतिक्रिया के बनाए रखने में सक्षम है? अगर बात करें चेन रिएक्शन के, तो यहाँ पर एक यूरेनियम न्यूक्लियस लिया जाता है, यूरेनियम 235 को याद रखिएगा। इसको एक न्यूट्रॉन से कोलाइड किया जाता है। जब इसको एक न्यूट्रॉन से कोलाइड किया जाता है तब ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस है, जो पहले से स्टेबल मतलब स्थिर है, वो अब बन जाता है अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, देखिएगा ये 236 हो गया है। तो ये जो अनस्टेबल यूरेनियम न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, एक होता है क्रिप्टॉन, एक होता है बेरियम, और यहाँ पर कुछ एनर्जीज निकलता है और ये एनर्जी के साथ कुछ स्लो न्यूट्रॉन्स निकलता है। तो ये होता है पूरा आपका चेन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप इन व्हिच सिटी? भारत में पहले कपास मिल किस शहर में स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी बॉम्बे या ऑप्शन डी मद्रास। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द कोड ब्रेकर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू हैज़ बीन चूजन बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड टू फीचर ऑन ब्रिटेन्स न्यू 50 यूरो नोट? डैश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकर के बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्रिटेन के नए 50 यूरो नोट पर प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, ऑप्शन बी सर क्रिस्टोफर रैन, ऑप्शन सी सर जॉन हबलॉन या ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। अगर माइकल फैराडे के बारे में बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनको और भी बोला जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर सर जॉन हबलॉन के बारे में बात करें तो ये हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड का फर्स्ट गवर्नर। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद में रखना है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। निम्नलिखित धातुओं को सक्रियता के घटते क्रम पे सजाएं। ऑप्शन है आयरन इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन सिल्वर या ग्रेटर देन गोल्ड। ऑप्शन बी सोडियम इज ग्रेटर देन सिल्वर ग्रेटर देन आयरन ग्रेटर देन गोल्ड। ऑप्शन सी गोल्ड ग्रेटर देन सिल्वर ग्रेटर देन आयरन ग्रेटर देन सोडियम या ऑप्शन डी सोडियम ग्रेटर देन आयरन ग्रेटर देन सिल्वर या ग्रेटर देन गोल्ड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी समझते हैं इसका ऑप्शन डी क्यों हुआ। अगर इस चार्ट को देखें, यहाँ पर कुछ मेटल्स का सीरीज दिया हुआ है, इसका सिंबल्स दिया हुआ है, और अगर इस सीरीज के अंदर आप ऊपर से नीचे में जाएंगे तो मेटल्स का जो सक्रियता डिक्रीज होता है, और नीचे से ऊपर में जाएंगे तो इसका सक्रियता इंक्रीज होता है। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो सोडियम फर्स्ट ऊपर में है,
उसके नीचे है आपका आयरन, उसके नीचे है आपका सिल्वर और उसके नीचे है आपका गोल्ड। इसका मतलब है हम अगर ऊपर से नीचे में जाए तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव है आयरन, उससे भी कम रिएक्टिव है सिल्वर और उससे कम रिएक्टिव है गोल्ड। तो सोडियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इज ग्रेटर देन आयरन। आयरन सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज ग्रेटर देन सिल्वर। सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब सिल्वर इज ग्रेटर देन गोल्ड। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद में रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय। जीएसटी परिषद का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। इस साल 2024 में जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था और वो इस साल का 53rd एडिशन है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सीएजी के बारे में बात करें तो सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। करंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर आरबीआई गवर्नर की बात करें तो करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जे एडम्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ठीक है, किंग जे एडम्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉर्स रेसिंग, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी स्केट बोर्डिंग, ऑप्शन डी गोल्फ। तो ये है आपका किंग जे एडम्स और इनका 2014 में हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गया था और ये जो गेम इसको यहाँ पर खेल रहे हैं इसका नाम है स्केट बोर्डिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्केट बोर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है रिंग वर्म या दाद, ऑप्शन बी कॉलेरा या हेजा, ऑप्शन सी मेसल्स या खसरा या ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेसल्स। मेसल्स का जो आपका पैथोजन है वो है रूबियोला वायरस। ठीक है, मेसल्स रूबियोला वायरस के कारण किया जाता है, ये वायरस के द्वारा किया गया एक आपका डिजीज है। नेक्स्ट, अगर रिंग वर्म के बारे में बात करें तो ये एक स्किन इन्फेक्शन है जो फंगस के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अगर कॉलेरा की बात करें तो इसका पैथोजन एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम है फिब्रियो कॉलेरी। और अगर टाइफॉइड के बारे में बात करें तो इसका पैथोजन भी एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो ये कुछ पैथोजेंस है और ये कुछ आपका रोग है, तो इसके बारे में आप याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर्स फॉर आर्ट्स, ऑप्शन सी ललित कला एकेडमी एंड ऑप्शन डी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बढ़ावा देता है भारतीय लैंग्वेजेस में लिटरेचर्स को या साहित्य को। जो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1954 का 12 मार्च में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका प्रेसिडेंट करंट कौन है? माधव कौशिक। अगर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर्स फॉर आर्ट्स के बारे में बात करें तो ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरियस आर्ट्स फॉर्म्स को देखते हैं और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्टेब्लिश हुआ था 1985 19 नवंबर को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका चेयरमैन है राम बहादुर राय। ओके, अगर ललित कला एकेडमी की बात करें तो ये एक भारत का नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का है। ठीक है, ये 1954 को इस्टेब्लिश हुआ था 5 अगस्त में। इसका हेडक्वार्टर है नया दिल्ली में और इसका चेयरमैन है वी नागदास। अगर सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग के बात करें तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो ये 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था मई में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसका चेयरमैन है डॉक्टर विनोद नारायण इंदौरकर। तो ये कुछ पॉइंट्स है इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। निम्नलिखित में से किसे उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी चार्ल्स लॉ एंड ऑप्शन डी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी सी आयनोस्फियर, ऑप्शन डी मेसोस्फियर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर।
अगर बात करें एटमॉस्फेयर की या वायुमंडल की, तो वायुमंडल का सबसे निम्न में सबसे अर्थ से कनेक्टेड जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर है मेसोस्फियर, उसके ऊपर है थर्मोस्फियर और उसके ऊपर है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर के ऊपर भी एक स्तर है जिसका नाम है मैग्नेटोस्फियर। ठीक है, इसको याद में रखिएगा, मैग्नेटोस्फियर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो लेयर है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो यहाँ पर एक लेयर दिया गया है, ठीक है, ये लेयर को बोला जाता है ओजोन लेयर या ओजोनोस्फियर। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको देख लेना है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर रहता है, इस लेयर का नाम है ट्रोपोपॉज। लाइक स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर के बीच में जो लेयर रहता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, और मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में जो लेयर रहता है इसको बोलते हैं मेसोपॉज। ठीक है, और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, एक्सोस्फियर और थर्मोस्फियर को एक साथ में बोला जाता है आपका आयोनोस्फियर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आयोनोस्फियर। थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर को एक साथ में बोला जाता है आयोनोस्फियर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, द आयोनोस्फियर ओवरलैप्स विथ व्हिच टू लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। वायुमंडल का किस दो लेयर को जोड़ के आयोनोस्फियर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच कंट्री इज हम्बनटोटा पोर्ट सिचुएटेड। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। अगर मैप में देखिएगा तो ये हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में मौजूद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मार्क्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सही ढंग से मेल नहीं खाया है। ऑप्शन है एगमार्क, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी हॉलमार्क, सिल्वर ज्वेलरी, एफपीओ, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स या आईएसआई, सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आईएसआई। तो आईएसआई के बारे में जान लेते हैं। ये क्वालिटी मार्क या क्वालिटी चिन्ह है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पाइप्स, रबर्स, लेदर प्रोडक्ट्स, पोर्टलैंड सीमेंट, एलपीजी सिलेंडर, फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क पाउडर और स्किम मिल्क पाउडर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, स्किम मिल्क पाउडर ये मार्क दिया जाता है आईएसआई में, बिकॉज ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया है। ISI mark is used in products like skim milk powder, vegetable oil, pulses and honey। ठीक है, ये FSSI असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किम मिल्क पाउडर। ठीक है, अगर एक मार्क के बात करें तो ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत में। तो ये एक सही ऑप्शन है, ये नॉट करेक्टली बोला है क्वेश्चन में, तो ये सही ऑप्शन ये नहीं होगा। नेक्स्ट, हॉलमार्क। हॉलमार्क भी एक क्वालिटी मार्क है, जैसे कि मेटल्स के ऊपर प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर जो ज्वेलरीज होते हैं उनके प्योरिटी के गारंटी के लिए ये हॉलमार्क दिया जाता है। अगर एफपीओ के बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क। ठीक है, ये प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ना, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, उसको उसका जो क्वालिटी इंडिकेटर है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी इंडिकेटर है एफपीओ। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज मेनली ड्यू टू व्हिच फिनोमेना। ताराओं की टिमटिमाना मुख्यतः किस घटना से कारण होता है। ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी एडवेक्शन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक बात जान लीजिए, इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस दिया जाता है रिफ्रैक्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो आप रिफ्रैक्शन में टिक मत करिएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, अगर ओनली ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है तो रिफ्रैक्शन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुमताज अली, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र एंड ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ये बुक का कवर है दीनबंधु मित्र का, जिसका नाम है नील दर्पण और द इंडिगो प्लांटिंग मिरर। ओके,
अगर अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो ये एक फाउंडर है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है खिरेर पुतुल एंड राज कहानी। ओके। मुमताज़ अली एक इंडिया का डांसर एंड एक्टर है। और अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो उनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसका नाम है उपक्रमोनिका एंड व्याकरण कौमुदी। ये कैंपेनर थे हिंदू विडो रीमैरिज के। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, इसको पास किसने करा था और इसको ड्राफ्टिंग किसने करा था? ठीक है, इन हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब लागू हुआ था, इसको पास किसने करा था, इसको ड्राफ्ट किसने करा था? ये 3 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल ऐप सी विजिल हैज़ बीन लॉन्च्ड टू। मोबाइल ऐप सी विजिल किसके लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए एनेबल सिटीजन्स टू फाइल ऑनलाइन आरटीआई के लिए। ऑप्शन बी एनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट ऑन वायोलेशंस ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन के दौरान अगर कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एंड ऑप्शन डी एनेबल सिटीजन टू फाइल इनकम टैक्स ऑनलाइन। तो बात कर लेते हैं सी विजिल को। तो इसको डेवलप किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ईसीआई ने। तो इसको लॉन्च हुआ था 2018 3 जुलाई को। तो अगर ऑप्शंस में आपको किसी भी इलेक्शन के बाद पॉइंट देखा जाए तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्शन कोड के वायलेशन के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार जुरिस्डिक्शन कम्स अंडर विच हाई कोर्ट। अंडमान एंड निकोबार जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता इज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो अगर फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया किस बोला जाता है तो ये हो जाएगा कलकत्ता। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 जुलाई 1862। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाब एल मंदेब स्ट्रेट कनेक्ट्स विच वाटर बॉडीज। बाब अल मंदेब स्ट्रेट किन जल निकायों को जोड़ता है? ऑप्शन है पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन बी बैफिन बे एंड लैब्राडोर सी, ऑप्शन सी रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन एंड ऑप्शन डी ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजब। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। अगर मैप में देखें तो ये है आपका रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन, इन दोनों को जोड़ता है बाब एल मंदाब। अगर ऑप्शन है पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान की बात करें तो ये है आपका पर्शियन गल्फ, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, तो इनको जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन के बारे में बात करें तो ये है सॉरी, अगर बैफिन बे एंड लैब्राडोर सी के बारे में बात करें तो ये है बैफिन बे, ये है लैब्राडोर सी, इसको जोड़ता है डैवी स्ट्रेट। अगर ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोब के बारे में बात करें तो ये है आपका ब्लैक सी और ये है आपका सी ऑफ अजोब, तो इसको जोड़ता है कर्च स्ट्रेट। तो ये कुछ स्ट्रेट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following adjectives is not a part of the preamble? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है लिबर्टी, ऑप्शन बी टॉलरेंस, ऑप्शन सी सॉवरेन एंड ऑप्शन सी सेक्युलर। अगर प्रस्तावना को देखें तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव यूज होते हैं जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर आपका टॉलरेंट यहाँ पर उल्लेख नहीं है ऑप्शन प्रियम्बल में, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड अगेंस्ट द जालियनवाला बाग एट्रोसिटी। जालियनवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरुद्ध किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन है सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो जालियनवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था अप्रैल 13, 1919 को, और यहाँ पर 369 पीपल को मारा गया था। जालियनवाला बाग है अमृतसर पंजाब के अंदर। तो ये है आपका वो चिन्ह स्पॉट जहाँ पर ये जो बुलेट मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। अमेरिका के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है बेसबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बेसबॉल। तो चलिए देख लेते हैं और भी कुछ कंट्रीज़ के बारे में जिसका राष्ट्रीय गेम बेसबॉल है, जैसे कि क्यूबा, डोमिनिका रिपब्लिक, वेनेजुएला, एस्टोनिया, प्यूर्टो रिको।
इस सब कंट्रीज़ का नेशनल गेम बेसबॉल है। अगर बास्केटबॉल के देखें तो लैटविया, लिथुआनिया एंड सर्बिया का नेशनल गेम है बास्केटबॉल। अगर क्रिकेट के बारे में देखें तो एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बारमूडा, इंग्लैंड, ग्रेनाडा, गयाना, जमाइका, ये सब देशों का नेशनल गेम है क्रिकेट। और फुटबॉल देखें तो फ्रांस, आयरलैंड, इज़राइल, स्पेन एंड उरुग्वे का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद में रखना है। नेक्स्ट, प्रसाद स्कीम, pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive has been launched under which ministry? प्रसाद योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म या पर्यटन मंत्रालय। तो मिनिस्टर कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो ये है एस जयशंकर। अगर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो ये हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। और अगर मिनिस्टर ऑफ कल्चर तो हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये पॉइंट्स को आप याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है? ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी माइनिंग एंड ऑप्शन डी फिशिंग। अगर बात करें प्राइमरी एक्टिविटी के तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट या आपका इन्वायरमेंट से जुड़े और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी में कुछ एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है और जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ चीज़ें प्रोड्यूस किया जाता है। अगर ऑप्शन ए एग्रीकल्चर को देखें तो ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन क्वेश्चन में नॉट बोला गया है। अगर माइनिंग को देखें, ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर फिशिंग देखें तो ये दोनों एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, सॉरी ये एनवायरनमेंट का ही होगा, तो ये फिशिंग भी नहीं होगा। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज नोन एज कालिको ड्यूरिंग प्री इम्पेरियलिज्म पीरियड? साम्राज्यवाद पूर्व काल में कालिको के नाम से क्या जाना जाता था? ऑप्शन है कोल, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी कॉटन। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कालिको क्या है। तो पोर्तुगीज ने फर्स्ट जब कालीकट में, जो प्रेजेंटली केरला है, लैंड हुआ था, तो वहाँ से उन लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल को यूरोप में लेके गए थे और उसका नाम था कालिको। तो यहाँ पर पहले केरला, जिसका पहला नाम था कालीकट, यहाँ पर पोर्तुगीज़ लोगों ने आए थे, तो यहाँ से इन लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल को यूरोप में लेके गए थे, राइट। तो यूरोप में ले जाने के बाद इसका नाम दिया था कालिको। तो ये कौन सा मतलब ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा कॉटन, बिकॉज कॉटन टेक्सटाइल को इन लोग ने लेके गए थे, तो कॉटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following department publishes Index of Industrial Production या IIP? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग IIP प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन बी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ऑप्शन डी लेबर ब्यूरो। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राइट। 49 नंबर क्वेश्चन, टाइगर बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी अंडर IUCN? IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी के अंदर आता है? ऑप्शन ए एंडेंजर्ड या लुप्तप्राय, ऑप्शन बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ऑप्शन सी एक्सटिंक्ट या विलुप्त, ऑप्शन डी वल्नरेबल और असुरक्षित। तो फ्रेंड्स, अगर IUCN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका एस्टैब्लिश्ड हुआ था 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में। इसका फाउंडर है जूलियन हक्सले और CEO है ब्रूनो ओबेरले। तो ये कुछ पॉइंट्स है IUCN के रिगार्डिंग, आपको याद में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है एंडेंजर्ड या लुप्तप्राय। आज का अंतिम प्रश्न, रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट व्हिच डिजीज? रोटा वायरस वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पोलियो, ऑप्शन बी डायरिया या दस्त, ऑप्शन सी एड्स एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डायरिया या दस्त। अगर पोलियो की बात करें तो पोलियो का जो वैक्सीन है उसका नाम है IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसको याद में रखना होगा। अगर हेपाटाइटिस के बारे में बात करें तो हेपाटाइटिस दो तरह का होता है, हेपाटाइटिस A एंड हेपाटाइटिस B। तो हेपाटाइटिस A के लिए जो वैक्सीन होता है तो उसका नाम है हैवरिक्स,
और हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन्स और भी वैक्सीन्स है तो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स है एंजेरिक्स बी और हेप्लिसैप बी। एंजेरिक्स बी जो बच्चों के लिए दिया जाता है और हेप्लिसैप बी जो +18 एज के ऊपर जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में आपको और भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर हम और भी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।